नमस्कार। निर्माण आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करेंगे इटली के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पिछले क्लासों में मैं इटली के एकीकरण से संबंधित एक लेक्चर को अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप इटली के एकीकरण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मैं इटली के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली पर बात करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बात करेंगे इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि, इटली के एकीकरण में नेपोलियन की भूमिका, इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, इटली के एकीकरण के प्रयास यानी कौन कौन से इटली के एकीकरण में क्या प्रयास किए, जिनमें से मैजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और आपके विक्टर एमेनुअल प्रमुख हैं। तो यहाँ से जो है प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे इटली के एकीकरण में बाधाएं से लेकर के इटली के एकीकरण का जो प्रयास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कई दफ़ा यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। इसके अलावे जो है नेवो गल्फ दल, पोप पियस नवम, फ्रांसीसी क्रांति 1848 का प्रभाव और पीडमाउंट सार्डिनिया, ये सारे जो हैं आपके इटली के एकीकरण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो मैं पवन कुमार प्रवीण, निर्माण आईएएस एकेडमी से, आप बने रहिए मेरे साथ में। इटली के एकीकरण का के बारे में अब चलते हैं। तो इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली एक दूसरे से स्वतंत्र कई राज्यों में बटा हुआ था। यानी आप उस समय की बात करेंगे 19वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी 1800 से लेकर के 1801 से लेकर के, है ना, 1800 से लेकर 1899 ईस्वी तक जो है आपका 19वीं सदी। तो उस समय जब बात करेंगे तो इटली 13 राज्यों में बटा हुआ था। यानी कितने राज्यों में बटे हुए थे? तो 13 राज्यों में बटे हुए थे। ठीक है। तो वही कहता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली एक दूसरे से स्वतंत्र कई राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में जो है प्रमुख जो थे उनमें से सिसिली, टस्कनी, पोप की रियासत, लक्का, परमा, मादेना, निस, सेवाय, पीडमाउंट सार्डिनिया प्रमुख था। एक बार फिर से कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली जो था एक से अधिक राज्यों में बटा हुआ था। यानी एग्जैक्ट उस समय कहेंगे तो 13 राज्यों में बटा हुआ था। और वो 13 राज्यों में जो प्रमुख जो हैं वो सिसिली, टस्कनी, पोप की रियासत, लक्का, परमा, मादेना तथा निस, सेवाय और पीडमाउंट सार्डिनिया प्रमुख थे। इटली के दो राज्यों, यानी इटली के जो हैं दो राज्यों कौन कौन, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और यहाँ समझना होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो लोम्बार्डी और वेनेशिया है जिस पर ऑस्ट्रिया का जो है आपका अधिकार था, तो निश्चित रूप से जब ये एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रिया जो है इसमें सबसे बड़ा बाधा का काम कर रहा था। ठीक है। तो जब एकीकरण था, एकीकरण के लिए ये स्टार्ट हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री थे मेटरनिख था। और मेटरनिख को जो है ये अच्छा नहीं लग रहा था कि इटली का एकीकरण हो जाए। इसीलिए मेटरनिख ने हमेशा इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहता था कि इटली जो है एक मात्र भूभाग है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के लोगों को राष्ट्रवाद से संबंधित या किसी भी प्रकार का जो है अपने समुदाय से संबंधित एक राष्ट्र बनने के लिए जो है कुछ नहीं है, सिर्फ ये भूभाग है। ठीक है। इसी को कह करके वो नज़रअंदाज करता था। लेकिन यह भी उतना सच है कि भौगोलिक दृष्टि से इटली एक सुपरिभाषित इकाई है। मतलब यह सच है कि भौगोलिक दृष्टि से जब आप बात करेंगे तो इटली जो है एक सुपरिभाषित इकाई था। ठीक है। उत्तर में आल्प्स पर्वत, उत्तर में जो है आल्प्स पर्वत और तीन तरफ से सागरों से घिरे यूरोप के मध्य, दक्षिण में यह
प्रायद्वीप जो है पूर्णतया सुरक्षित था। ठीक है, यहाँ तक इटली के एकीकरण के लिए कई तत्व मौजूद थे। आप देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए जो है आपके आवश्यक थे। तो सबसे पहले जो है गौरवशाली प्राचीन इतिहास, यानी इटली का जो है गौरवशाली प्राचीन इतिहास था। रोमन साम्राज्य का वह वारिस था। वारिस मतलब ये उत्तराधिकार मतलब उत्तराधिकारी था। उनको आद करके जो है इटली वासी आत्मविश्वास से भर जाते थे कि मैं रोमन साम्राज्य का जो है वारिस हूँ, और वहाँ के जो लोग जो थे वो आत्मविश्वास से भर जाते थे। पुनर्जागरण के पूर्व इटली, यानी पुनर्जागरण के पूर्व जो है इटली जो है यूरोप की भाषा लैटिन वस्तुतः इटली की भाषा थी। ठीक है, पुनर्जागरण के साथ आरंभ क्षेत्रीय भाषाओं का उत्थान भी इटली से ही शुरू हुआ था। आप जानते हैं पुनर्जागरण का जो शुरुआत होता है वो इटली से ही हुआ। पुनर्जागरण यानी रानेसा की शुरुआत। प्रादेशिक भाषाओं के विकास क्रम में इटली वासी इटालवी भाषा में दांते की रचनाओं को प्रथम माना जाता है। आप जानते हैं कि दांते की जो भाषा है, दांते की जो पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, आप निश्चित रूप से पुनर्जागरण में आप पढ़े होंगे दांते की प्रमुख पुस्तक डिवाइन कॉमेडी, और वो डिवाइन कॉमेडी जो थे इटालवी भाषा में लिखा गया था। भाषा के बाद लोगों के जुड़ाव का आधार जो है धार्मिक था, यानी भाषा के बाद जो है लोगों का जो जुड़ाव होता है वो धार्मिक था। इस कसौटी पर भी इटली खरा उतरा। वहाँ के लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो वहाँ के लोग जो है कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। तो आप देखेंगे कि इटली के एकीकरण के लिए जो तत्व होता है वो इटली के पास था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इटली भौगोलिक ठीक है, भाषाई और धार्मिक स्तर पर एक राष्ट्र बनने के लिए जो है सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता था। लेकिन यह भी सच है कि इटली हजारों वर्षों से विभाजित था, यानी ये मतलब कहेंगे कि इटली जो है हजारों वर्षों से कई राज्यों में यानी छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है, इटली न केवल संघर्षरत छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, परंतु वह पड़ोसी देशों जैसे स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया के आपसी संघर्षों से भी शिकार था। मतलब कभी स्पेन के उस पर हमला कर देता, कभी फ्रांस के, तो कभी ऑस्ट्रिया उस पर हमला कर देता, और ये सारे जो आपसी संघर्ष था उसका शिकार इटली था। इसी घटना के मध्य संगठन और एकीकरण की संभावना तब दिखी जब नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कर उसे 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो है राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय कब होता है? तो इटली में राष्ट्रवाद का उदय, स्पष्ट राष्ट्रवाद का उदय जब नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उसको जीतकर और पूरी इटली को, संपूर्ण इटली को 3 भागों में बांट दिया। तो आप देखेंगे आगे हम इटली के एकीकरण में नेपोलियन की भूमिका। तो थोड़ा सा यहाँ जो है आप बात करेंगे। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण करके, नेपोलियन जो है उन्होंने क्या किया, इटली पर आक्रमण करके पहले गणतंत्र की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद इटली के छोटे बड़े राज्यों को 3 भागों में बांट दिया। यानी जितने भी राज्य थे उसको छोटे और बड़े सब मिलाकर के 3 भागों में बांट दिया। एक भाग पर सीधे फ्रांस का शासन स्थापित किया, यानी नेपोलियन ने जो है एक भाग पर सीधे फ्रांस का मतलब शासन स्थापित किया। इसके पश्चात इटली के गणराज्य और नेपल्स के राज्य पर अपने रिश्तेदारों को शासक बनाकर भेजा। कहाँ पर? इटली के गणराज्य और नेपल्स के राज्यों पर उनके जो रिश्तेदार थे उसको शासक बना करके भेज दिया। कौन? नेपोलियन ने। अब परिणाम क्या हुआ? उसके इस बंटवारे से शासनाधिकार से पूरी इटली पर एक तरह के नियम लागू कर दिए गए। मतलब जो शासन करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने पूरे इटली पर एक तरह का नियम लागू कर दिया। यद्यपि यह प्रणाली अधिक दिनों तक नहीं चली और नेपोलियन के पतन के साथ
जो है यह भंग हो गए, परंतु इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इटली के एकीकरण में देखा जा सकता है। तो इटली के एकीकरण में नेपोलियन का जो है भी महत्वपूर्ण भूमिका था। अब देखेंगे कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। तो पहला बाधाएं जो आप जानते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला आपका 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में वियना कॉन्फ्रेंस के पश्चात पुरातन व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। यानी पुरातन व्यवस्था मतलब प्राचीन व्यवस्था जो था उसकी पुनर्बहाली कर देती है। इसका अर्थ था कि नेपोलियन द्वारा इटली के 3 भागों में एकीकरण को रद्द करके पुनः उसे छोटे बड़े कई राज्यों में विभाजित कर देता है। तो आप वियना कांग्रेस के पश्चात जो है आपके इटली को पुरातन व्यवस्था स्थापना कर दी जाती है, और इस पुरातन व्यवस्था के बाद जो है जो नेपोलियन द्वारा 3 भाग में इसको एकीकरण किया था उसको रद्द करके और पुनः छोटे बड़े कई राज्यों में विभाजित कर देता है, यानी पूर्व की भांति जो है पुनः इटली हो जाता है। दूसरा जो है इटली के अधिकांश राज्यों में सामंती और निरंकुश शासन का होना, जो किसी भी एकीकरण के विचार के विरुद्ध था। यानी सामंती लोग जो थे और जो निरंकुश शासन चला रहा था वो नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। और सबसे बड़ा जो बाधक था इटली के एकीकरण में वो पोप जो है, स्वयं पोप जो है एकीकरण के विरोधी था। यानी पोप जो भी आपके एकीकरण का विरोधी था वह नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, और उसका शासक जो है पोप का राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन जाए। इसके अलावा भ्रष्ट चर्च जो है शोषण में भागीदार था। आगे चौथा नंबर जो है इटली का एक हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, आप ऊपर में देख चुके हैं, और वह इटली के एकीकरण का इस डर से विरोध करता था कि एकीकृत इटली उसके अधिकृत हिस्से की मांग करेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे सबसे बड़ी बाधा जो है इटली की जनता का गरीब, अशिक्षित और पिछड़ापन था। तो ये सारे जो है अशिक्षित होने से क्या फायदा होता था ऑस्ट्रिया जैसे राज्यों को, कि लोग जो है मांग नहीं करते थे, बौद्धिक उतना ये तेज नहीं था कि एकीकरण के क्या फायदा होंगे, और गरीबी भी थी, पिछड़ापन था। ठीक है, मूल समस्या रोजी रोटी थी, ना कि इटली की एकीकरण का। ठीक है, तो ये सारे बाधाएं थी। उपरोक्त तमाम बाधाओं के तहत स्थिति निराशाजनक थी, लेकिन परिवर्तन भी धीरे धीरे हो रहा था। अब इटली के एकीकरण के प्रयास, कि इटली के एकीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो है इटली के एकीकरण के लिए सर्वप्रथम प्रयास जो है नेपल्स में गठित एक गुप्तचर संस्था, और ये गुप्तचर संस्था जो है नेपल्स में गठित जो गुप्तचर संस्था थी वो कार्बोनरी संस्था थी, और कार्बोनरी संस्था जो है वो एक क्रांतिकारी संगठन था। यद्यपि इसका संगठन ढीला ढाला था, परंतु इसने प्रत्येक वर्ग के लोगों की भागीदारी थी। इन्होंने परिवर्तन आने एकीकरण के लिए जोरदार प्रयास किए। जो कार्बोनरी संस्था था, जो गुप्त संगठन थे, उन्होंने आपके एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए जो है बहुत जो है धीरे धीरे जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन जोरदार तरीके से आपका ये एकीकरण का प्रयास किया। 1820 ईस्वी में इसी संस्था के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री जो थे मेटरनिख ने बड़ी क्रूरता से इस क्रांति का दमन कर दिया था। ठीक है, इस विद्रोह की असफलता में यह स्थापित किया गया कि इटली यानी क्रांति के लिए और अधिक तैयारी तथा शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है। यानी कार्बोनरी संस्था को जब ये दबा दिया गया, उसके बहुत क्रूरता से दमन कर दिया गया, तो जो विद्रोही लोग जो थे, जो एकीकरण को चाहता था, उन्होंने समझा कि आप मुझे एक ऐसी शक्तिशाली संगठन की और मजबूत शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है जो इटली को एकीकरण कर सके।
1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के एकीकरण के हाथों में पुनः एक मौका दिया। पोप की रियासत में उग्र प्रदर्शन हुआ। जो पोप का जो रियासत था इटली में, वहाँ पर बहुत उग्र प्रदर्शन होता है और पार्मा और मादेना, ये दोनों जो है आपके राज्य जो है, पार्मा और मादेना के शासकों को उनके राज्यों से भगा देता है। वहाँ के जो क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन करता है, जिससे पार्मा और मादेना का जो शासक था वो राज्य से भाग जाता है। विद्रोहियों ने फ्रांस के सम्राट लुई फिलिप से मदद मांगी। विद्रोही जो थे वो फ्रांस का जो सम्राट था लुई फिलिप जो था उससे मदद मांगी, लेकिन वह उतना उत्तरदायी उदारवादी भी नहीं था जितना विद्रोहियों ने मान लिया था। इसके अलावा वह ऑस्ट्रिया और मेटरनिख से शत्रुता मोल लेकर ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख से शत्रुता मोल लेकर अपनी सत्ता को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर मेटरनिख ने विद्रोह का कठोरतापूर्वक जो है दमन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार जो है एक कार्बोनरी संस्था को उन्होंने 1820 ईस्वी में बहुत क्रूरता से जो क्रांति कर रहे थे इटली के एकीकरण के लिए, उसको भी दबा देता है। फिर 1830 ईस्वी में जो क्रांतिकारी ने पुनः एक जो है विद्रोह करता है, जिसके पोप के रियासत में उग्र प्रदर्शन करता है। परिणाम स्वरूप पार्मा और मार्देना के शासकों को राज्य से भागना पड़ता है, यानी भगा देता है। तो इसी के साथ में विद्रोही जब फ्रांस के सम्राट लुई फिलिप से मदद मांगती है, लेकिन वह नहीं देता है, फिर क्या करता है कि ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री है वो मेटरनिख थे, उन्होंने क्या करता है कि विद्रोहियों को जो है बहुत कठोरता से दमन कर देता है। इटली के एकीकरण के उपरोक्त नाकाम कोशिशों से भी एकीकरण के योद्धाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। इन्हीं प्रयासों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और इसमें लोग भी जुड़ते गए, शक्तिशाली और सक्षम संगठन भी गठित किए गए। इस प्रकार जो है इटली का जो है एकीकरण संभव हो पाया। अब क्या है कि इटली के एकीकरण के लिए जिन 4 महान विभूतियों का योगदान अविस्मरणीय है, वे कौन कौन से हैं? मैजनी, काबूर, बैरिगाल्डी और विक्टर एमेनुअल। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है चारों नाम है। यहाँ से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले जो झारखंड पीजीटी है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर और विक्टर एमेनुअल, ये जो है इटली के एकीकरण के लिए 4 महान विभूतियाँ का योगदान जो है महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही अपने विचारों, कूटनीतिक, सांगठनिक प्रयासों और युद्ध के माध्यम से इटली के एकीकरण के सपने को साकार किया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, मैं झारखंड पीजीटी हिस्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कर रहा हूं और इसके साथ में झारखंड पीजीटी के साथ में एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिस्ट्री का भी मैं तैयारी करवा रहा हूं। आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है एवरी संडे को आयोजित किया जाता है। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है मारना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैजनी को। तो मैजनी जो है आपके इटली, आपके ये फिगर है मैजनी का। आप देखेंगे कि मैजनी का कुछ व्यक्तिगत विवरण। तो मैजनी का जो जन्म होता है वो 22 जून 1805 ईस्वी में होता है। ठीक है, और ये जन्म स्थान जो है आपके जिनोवा, जिन्स, फ्रांस में होता है। मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी में 66 वर्ष की मात्र आयु में उसकी मृत्यु हो जाता है। पीसा, टस्कनी, इटली में होता है। इन्होंने राजनीतिक दल बनाया। मैजनी जो है इनका जो राजनीतिक दल था वो अंग इटली का निर्माण करते हैं। अंग इटली 1831 में इन गठन करते हैं अंग इटली। फिर है इटालियन नेशनल एसोसिएशन।
ये अंग इटली का जो है 1831 से 1848। इसके बाद जो है इसी राजनीतिक दल का संभवतः नाम इटालियन नेशनल एसोसिएशन कर दिया गया था 1848 से 1853। फिर एक्शन पार्टी 1853 से लेकर 1867 ईस्वी। आगे जो है आल्मा मेटर। आल्मा मेटर जो थे जेनोवा विश्वविद्यालय में, ये जेनोवा विश्वविद्यालय में। और ये जो मेजनी है वो आपके पेशे से जो है आपके वकील, पत्रकार और लेखक भी थे। तो मेजनी जो है उसका कैसे प्रभाव पड़ा इटली के एकीकरण पर, इस पर हम लोग बात करते हैं। इटली मेजनी जो है एक विचारक होने के साथ साथ कवि भी था। उनकी कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्शों का प्रचार किया। उसने इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर दिया, जिसके कारण उसे इटली की आत्मा भी कहा जाता है। इटली की आत्मा भी कहा जाता है, चूँकि मेजनी की रचनाएं इटली वासियों को विद्रोह के लिए उकसाती भी थी। इसीलिए उसे शीघ्र ही देश निकाला की सजा दे दी गई। ठीक से निकलकर वह फ्रांस होते हुए इंग्लैंड पहुंच गया, जहां उसका ज़्यादातर समय व्यतीत हुआ। निर्वासन के दौरान जो है मेजनी की मुलाकात जो है आपके मार्क्स से हुई, लेकिन उनके विचारों से मेजनी प्रभावित नहीं हुआ। मेजनी इस बात में विश्वास रखता था कि विदेशी आधिपत्य पर हस्तक्षेप इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। वह मानता था कि ऑस्ट्रिया के इटली के निकलते ही इटली के क्षेत्रीय शासकों का मनोबल जो है वो टूट जाएगा और इटली जो है एकीकरण एक क्रांति के माध्यम से किया जा सकेगा। यानी मेजनी हमेशा चाहते थे कि यदि ऑस्ट्रिया जो है हमारे इटली से निकल जाते हैं तो यहाँ का जो क्षेत्रीय शासक है उसका मनोबल टूट जाएगा और टूटने के बाद जो है एकीकरण जो है इटली का एकीकरण हो जाएगा। इसके लिए मेजनी का सुझाव था कि इटली वासी को विदेशी सहायता पर निर्भर न रहकर स्वयं प्रयास करना चाहिए। यानी दूसरे तरफ मेजनी ये भी समझते थे कि इटली वासियों को जो है विदेशी सहायता पर जो है निर्भर नहीं रह करके स्वयं प्रयास करना चाहिए और इसके लिए एक मजबूत संगठन का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, मेजनी ने स्वयं इन विचारों के अनुरूप इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए आप जैसा जानते हैं अंग इटली नामक एक संस्था की नींव रखी और ये अंग इटली संस्था जो है इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग इटली एक गुप्त संस्था थी, यानी अंग इटली जो है एक गुप्त संस्था थी, लेकिन उनके विचार और कार्यक्रम स्पष्ट थे। ये गुप्त रूप से कार्य करते थे, लेकिन उनका जो विचार और कार्यक्रम जो था वो स्पष्ट थे। इटली के एकीकरण के लिए क्या करना है और एकीकरण के लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, इसके प्रति अंग इटली के पास स्पष्ट दृष्टि थी। यानी अंग इटली जो गुप्तचर संस्था था वो उनके विचार और कार्यक्रम जो थे वो स्पष्ट थे। इटली के एकीकरण के लिए क्या करना है और एकीकरण का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, इसके प्रति अंग इटली के पास स्पष्ट स्थिति थी, यानी दृष्टि थी। यद्यपि इटली का एकीकरण मेजनी की इच्छाओं, यानी इटली का जो एकीकरण है वो मेजनी की इच्छाओं, योजनाओं और लक्ष्यों से भटक गया, तब तो मेजनी को इटली में राष्ट्रीय चेतना और क्रांति के लिए संघर्ष की मानसिकता तैयार करने का श्रेय देना ही पड़ेगा। मेजनी के अलावा भी इटली में कई दूसरे साहित्यकार हुए जो इटली के एकीकृत और स्वतंत्र देखना चाहते थे। इसके लिए अपने अपने तरीके से भी प्रयास किए, जिनमें महत्वपूर्ण है काबूर जो है उनका पूरा नाम जो है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। काबूर का जन्म 1 अगस्त 1810 ईस्वी को पीडमॉन्ट सेवाई राज्य के त्यूरा नामक स्थान में हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंट काबूर पूरा नाम है। काबूर का जन्म 1 अगस्त 1810 ईस्वी को पीडमॉन्ट सेवाई राज्य के त्यूरा नामक स्थान में हुआ।
सामंत घराने में जन्म लेकर उसने अपने जीवन अपने राज्य की सेना इंजीनियर के रूप में प्रारंभ किया। आप ध्यान रखेंगे, ये जो है सेना के इंजीनियर के रूप में जो है ये जीवन को प्रारंभ करते हैं। परंतु 1831 ईस्वी में चार्ल्स एल्बर्ट के पिदमांत के सिंहासन पर आरूढ़ होने पर उसने सेना से त्यागपत्र दे दिया। यानी ये चार्ल्स एल्बर्ट के पिदमांत के सिंहासन पर जो है जैसे आरूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा, तो इन्होंने सेना से त्यागपत्र दे देता है। अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही वह उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था। यानी आप देखेंगे काउंट काबूर जो हैं वो सामंत परिवार में जन्म हो लेते हैं और इन्होंने अपने जीवन जो की शुरुआत जो है एक इंजीनियर से करते हैं, सेना में इंजीनियर के पद पर रहते हैं, लेकिन वहाँ से फिर अपना त्यागपत्र दे करके इटली के एकीकरण में आ जाते हैं, इटली के एकीकरण के लिए कार्य करने लगते हैं। वह उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था, ठीक है, लिबरल था, इसका आइडियोलॉजी जो है लिबरल था और निरंकुशता तथा धार्मिक कट्टरता से घृणा करता था। जो निरंकुशता था और धार्मिक कट्टरता था उससे क्या करता था, ये घृणा करता था। अध्ययन तथा विदेश भ्रमण ने उसे नए युग की नवीन आदर्शों तथा तथ्यों से परिचित कराया। तत्कालीन औद्योगिक क्रांति और प्रजातंत्र के उदय से, प्रजातंत्र यानी लोगों का लोकतंत्र जिसे कहते हैं, प्रजातंत्र के उदय से यूरोप के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था। काबूर अपने युग की घटनाओं के महत्व को भली भांति समझता था। जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात वह संवैधानिक राजतंत्र, यानी वो क्या चाहते थे, संवैधानिक राजतंत्र अथवा नियंत्रित राजतंत्र का समर्थक हो गया। उनके अनुसार इस राज्य प्रणाली के आधार से प्राचीन राजतंत्र को नए युग के योग्य बनाया जा सकता था। एतएव वह रूढ़िवादियों तथा जनतंत्रवादियों का समान रूप से विरोध करता था। यानी जो काउंट काबूर हैं वो क्या है, रूढ़िवादी जो है और जनतंत्रवादियों का जो है समान रूप से क्या करता था, विरोध करता था। 1852 ईस्वी में काबूल पीडमाउंट का प्रधानमंत्री बना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1852 ईस्वी में पीडमाउंट जो है आपको प्रधानमंत्री बनता है। काबूल जो है पीडमाउंट का प्रधानमंत्री बना। इसके पूर्व वह रिसार्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का संपादक था। यानी ये जो है रिसार्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का जो है संपादक था, यानी प्रधानमंत्री के बनने के पूर्व। इस पत्र के माध्यम से वह संवैधानिक राजतंत्र का प्रचार करता था। यानी इस पत्र जो था उसके माध्यम से वो संवैधानिक राजतंत्र का प्रचार करता था। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उसे तय किया कि पीडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाएगा। तो यही इम्पोर्टेंट है कि सार्डिनिया पीडमाउंट के नेतृत्व में जो है इटली का एकीकरण किया गया। कई दफ़ा प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब उसने पीडमाउंट को शक्तिशाली बनाने का कार्य प्रारंभ किया। पीडमाउंट जो है आपके राज्य हैं, ठीक है। पीडमाउंट राज्य को जो है उन्होंने शक्तिशाली बनाने का कार्य जो है प्रारंभ कर दिया। यद्यपि पीडमाउंट पहले से कर्ज में डूबा हुआ था। पीडमाउंट जो राज्य था वो पहले से उस पर बहुत कर्ज था, लेकिन काबूल ने और कर्ज लेकर आर्थिक विकास की नीति अपनाई। व्यापार के विकास के लिए दूसरे देशों से संधियां की, सार्वजनिक निर्माण के माध्यम से रोजगार के अवसर से जीत के। इन आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप जब समृद्ध होने लगा, यानी पीडमाउंट राज्य जो है समृद्ध होने लगा, तब सेना का जो है पुनर्गठन किया गया, यानी सेना को मजबूत किया गया, पुनर्गठन आरंभ किया गया। इसके लिए काबूल ने लामार मोरा नामक सेनापति को चुना। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। काबूल ने लामार मोरा नामक सेनापति को चुना। आंतरिक तैयारी जो है पूर्ण कर लेने के पश्चात अब इटली के एकीकरण का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए काबूल जो है वो मौका तलाशने लगे कि अब कब जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है हम करें। तो
क्रीमिया के युद्ध ने काबुल को यह मौका प्रदान किया, और जब क्रीमिया का युद्ध होने लगा तो काबुल को जो है इसी अंतर्राष्ट्रीयकरण जो है, इटली के एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका अमली जामा पहना दिया। काला सागर के तट पर क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, रूस, ये कई दफ़ा प्रश्न पूछे गए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, रूस आदि देश परस्पर संघर्ष के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे। इस युद्ध में अपने लिए मौका देखकर काबुल ने इंग्लैंड और फ्रांस के पक्ष में, किसके पक्ष में? इंग्लैंड और फ्रांस के पक्ष में जो है युद्ध करने के लिए अपने सैनिक को भेज दिया। युद्ध समाप्ति के बाद होने वाला पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 1783 ईस्वी में हुआ था, एक पेरिस सम्मेलन, आप देखेंगे पेरिस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद काबुल ने भाग लेने के लिए बुलाया गया। यानी ऑस्ट्रिया, पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था उसमें ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था कि आप इटली को नहीं बुलाइए, लेकिन इटली को बुलाया गया। अद्यपि पेरिस में इटली के संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन इटली का एकीकरण अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जिसकी शीघ्र समाधान जरूरी हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इटली का जन्म क्रीमिया के कीचड़ से हुआ था। यानी इटली देश का जो जन्म हुआ वो क्रीमिया के कीचड़ से हुआ था। कीचड़ का अर्थ है क्रीमिया के युद्ध से हुआ। काबुल ने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के साथ मैत्री संबंध विकसित करना आरंभ कर दिया। यानी काबुल जो था वो फ्रांस के जो नेपोलियन तृतीय थे, नेपोलियन तृतीय जो बने हैं नेपोलियन के बाद, नेपोलियन तृतीय के साथ जो है आपको मैत्री संबंध स्थापित विकसित करना प्रारंभ कर दिया। काबुल कहता था हम चाहे ना चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर करता है, कि मैं चाहे या ना चाहे मेरा जो भाग्य है वो फ्रांस पर निर्भर करता है। नेपोलियन ने भी काबुल की मित्रता को स्वीकार किया और स्वयं एक धर्म और एक भाषा भाषी जनता के लिए एक देश के विचार का समर्थक था। कौन? नेपोलियन। इसी क्रम में काबुल ने नेपोलियन के साथ पोलिबियर्स की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, पोलिबियर्स की संधि, जिसके तहत यह तय हुआ कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में नेपोलियन काबुल का मदद करेगा। तो ये पोलिबियर्स की संधि जो है, पोलिबियर्स की संधि एक स्थान पर किया गया, इसीलिए उसे पोलिबियर्स की संधि कहते हैं। और उसी संधि के लिए ये निश्चित किया गया कि जो नेपोलियन जो है वो काबुल को मदद करेगा, किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में। ऑस्ट्रिया के इटली से निष्कासन के पश्चात लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये बहुत दो नाम है जो आपके ऑस्ट्रिया का अधिकार था, लोम्बार्डी और वेनेशिया, तथा पोप के राज्य के कुछ भाग के पिडमाउंट में मिलाकर इटली का एकीकरण संपन्न होगा। ठीक है। मध्य इटली में पोप और टस्कनी का मिला जुला एक राज्य बनाया गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम चर्चा किए काबुल का जो है एकीकरण में क्या भूमिका थी। इसके बाद गैरीबाल्डी आते हैं। तो गैरीबाल्डी जो है एक इटली का एकीकरण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये पूरा नाम इनका जो है जूजोपे गैरीबाल्दी इटली। जन्म जो है इनका 4 जुलाई 1807 ईस्वी को, देहांत 2 जून 1882। इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे। ये क्या थे? राजनीतिक और सैनिक नेता थे जिन्होंने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबुल, विक्टर एनुअल द्वितीय मैजनी के साथ गैरीबाल्दी का भी नाम इटली के पिताओं में सम्मिलित है, यानी इटली के एकीकरण में सम्मिलित है। इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए अनथक प्रयत्न करने वाला गैरीबाल्डी एक योद्धा था। आरंभ में वह मेजनी से प्रभावित था, बाद में काबुल के पक्ष में चला गया। यानी शुरुआत में जो है ये मेजनी से प्रभावित था, लेकिन बाद में काबुल के पक्ष में चला गया। नेपोलियन तृतीय ने जब पाला बदल लिया था, तब काबुल ने घोषणा की कि
मुझे उत्तरी छोर से कूटनीति की सहायता से इटली का एकीकरण नहीं करने दिया गया। अब मैं दक्षिण से क्रांति की सहायता से करूँगा। यानी दक्षिणी राज्य सिसिली में हुए विद्रोह ने वह अवसर शीघ्र ही मुहैया करा दिया। 1150 सैनिकों की छोटी टुकड़ी जो द थाउजेंड कहलाती थी के साथ एक जनता के सहयोग से गैरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर लिया, यानी सिसिली द्वीप पर, और उसका विलय जो है पिडमाउंट में कर देता है। इसके पश्चात उसने नेपल्स पर हमला कर दिया और गैरिबाल्डी जो है उसके बाद जो है नेपल्स पर हमला कर देते हैं। विद्रोही जनता का सहयोग उसे मिला। नेपल्स का शासक जो है वहाँ से भाग जाता है और शासक विहीन नेपल्स की सेना आसानी से जो है परास्त हो जाती है और उसको जो है नेपल्स पर अधिकार करने के पश्चात गैरिबाल्डी ने जो है पोप के राज्य को जीतने की योजना बनाई। अब ये पोप का जो राज्य था, रियासत था, उसको जीतने की योजना बनाई। उसके इस मंसूबे ने काबुल को सतर्क कर दिया। काबुल जानता था कि रोम पर आक्रमण का अर्थ था फ्रांसीसी आक्रमण को न्योता देना, क्योंकि पोप की रक्षा फ्रांसीसी सेना करती थी, यानी फ्रांस की सेना जो है पोप की रक्षा करती थी। गैरिबाल्डी को रोकने के लिए काबुल ने एमुअल को सेना के साथ भेजा, यानी एमुअल को जो है वो सेना के साथ भेजा। रास्ते में पड़ने वाले राज्यों के जीतते हुए विक्टर एमुअल, पूरा नाम है, एमुअल की सेना गैरिबाल्डी की सेना से जा मिली। विजित प्रदेशों में जनमत संग्रह कराकर उसे पीडमाउंट में मिला लिया गया। गैरिबाल्डी ने एमुअल को इटली के राजा घोषित कर दिया, यानी गैरिबाल्डी जो थे वो एमुअल को जो है वो क्या है, राजा घोषित कर देता है। पूरे इटली में वेनेशिया और रोम के आसपास के इलाकों छोड़कर इटली का एकीकरण कर लिया गया। इसके साथ ही कुछ दिन बाद 1861 में काबुल की मृत्यु हो गई, जबकि उसके एकीकृत इटली के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ ही की थी। यानी ये जो है गैरिबाल्डी जो है ये प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जो है वो क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और पूछेगा कि इटली का प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये गैरिबाल्डी ही हुए थे। इसके बाद जो है इटली के एकीकरण के लिए काबुल के प्रयासों को श्रद्धांजलि देते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन ने उचित ही कहा था, काबुल की बुद्धि, उत्साह और देशभक्ति ने असंभव को संभव बनाए हैं और हमेशा उनके जीवन से लोगों को शिक्षा मिलती रहेगी। वेनेशिया और रोम के इटली में एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की देन है, यानी वेनेशिया जो है और इटली का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की देन है। 1861 ईस्वी में लगभग एकीकरण हो जाने के बाद एमुअल ने इसके लिए प्रतीक्षा की और 1866 ईस्वी में प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध में प्रसा के पक्ष में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने और उसकी सेना को विभाजित रखकर प्रसा के विजय में योगदान देने के पुरस्कार में प्रसा ने ऑस्ट्रिया से वेनेशिया को लेकर इटली को सौंप दिया। यानी प्रसा ने ऑस्ट्रिया से वेनेशिया को लेकर के और इटली को सौंप दिया। इस प्रकार जो है वेनेशिया भी इटली का भाग बन गया, यानी वो एकीकरण हो गया। पुनः 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस युद्ध में जब फ्रांस ने अपने सैनिकों को पोप की रक्षा के लिए तैनात थे वापस बुला लिया, तब एमुअल ने रोम पर अधिकार कर उसे इटली की राजधानी घोषित कर दिया। यानी विक्टर एमुअल जो थे वो 1870 ईस्वी में आपका रोम पर ये कर लेता है, चढ़ाई कर देता है और चढ़ाई करने के बाद उसको जीत लेता है और जीतने के बाद उसे अपना राजधानी घोषित कर देता है। पोप की रियासत में जनमत संग्रह कराकर उसे इटली में मिला लेता है। इस घटना से पोप इतना नाराज हुआ कि उसने अपने आप को एक महल तक सीमित कर लिया, यानी एक महल में ही रहने लगा। पोप बाहर आना जाना कहीं नहीं करने लगा। बाद में 1922 ईस्वी में मुसोलिनी ने उनके साथ एक समझौता करके महलों को एक स्वतंत्र देश यानी वेटिकन सिटी की मान्यता दी।
आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा जो है आपका देश जो है वेटिकन सिटी है, ठीक है। और ये जो है पोप का कार्यालय ही सीमित रह गया, मात्र जो है 1 वर्ग किलोमीटर या 1.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। फिर है विक्टर एमेनुअल। तो विक्टर एमेनुअल जो है ये भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1849 में विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का राजा बना। कहाँ का? सार्डिनिया का राजा बना। उनका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था काबूल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। इसी काबूल के दिशा निर्देश में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। इस प्रकार इटली का एकीकरण संपन्न हुआ, जिसमें मैजिनी का स्वप्न प्रदर्शिता, काबूल की कूटनीति, गैरिबाल्डी का साहस और विक्टर एमेनुअल की इच्छा शक्ति की भूमिका से बढ़कर रहा, ठीक है, एक रही, जिससे इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब आगे देखेंगे कि आपके साइट दिए हैं, ये साइट से जाकर के आप डायरेक्ट जो है लिंक के माध्यम से जो आपके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है और हमने जो पढ़ाया है उससे आप यहाँ से आप जा कर के ले सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।